हम आज डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट इज कॉल्ड एज सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा। सी हमने देखा है कि बहुत सारे स्पेक्ट्रा ऐसे होते हैं प्रोटॉन एनएमआर में, वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और बहुत सारे सिंपल भी होते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल बड़ा है और उसमें जो कार्बन्स हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन सपोज मोर इन नंबर, जैसे कि ट्रेपिनॉइड्स में होता है, अल्किलॉइड्स में होता है, उसमें एलिफेटिक साइक्लिक रिंग्स होती है, इसलिए उनके मोर मैक्सिमम सिग्नल्स कहाँ मिलते हैं, इन द लोअर वैल्यूज पर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाते हैं। सिमिलरली अगर मोर एरोमेटिक रिंग्स आर देयर तो उसमें भी हम देखें कि मैक्सिमम पीक्स विल बी एक्यूमुलेटेड कहाँ पे होते हैं, वो 6 और 8 के बीच में आ जाते हैं। ये तो हुआ। एक और पॉइंट ये है कि जे वैल्यूज बहुत इंटरफेरेंस करता है, कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू। वो जे वैल्यू जो है, अगर दो पीक्स के बीच में अगर डिफरेंस कम है इन एनएमआर स्पेक्ट्रम में, जे वैल्यू ज़्यादा है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम में भी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो क्या करते हैं, तो इसके मेथड्स हैं इसके सब। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे प्रोटॉन्स हम आते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल में, इसमें देखिए कॉमन है ए बी प्रोटॉन। देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। इसका मीनिंग ये है कि ऐसे प्रोटॉन्स जिनका कपलिंग कांस्टेंट अच्छा ज़्यादा रहता है, मोर रहता है, लेकिन उनमें जो सिग्नल का डिफरेंस है, यानी एक सिग्नल सपोज ए का है राइट साइड में ऑन एनएमआर स्पेक्ट्रम और बी का लेफ्ट साइड में है, दोनों का डिफरेंस बहुत कम जब रहता है, तो वैसे प्रोटॉन्स को सिग्नल्स को हम बोलते हैं, प्रोटॉन्स को ए बी सिग्नल स्पेक्ट्रम या ए बी प्रोटॉन्स। तो ऐसे प्रोटॉन्स बहुत सारा एग्जाम्पल्स रहते हैं। वो डिफिकल्ट होता है एनालाइज करने के लिए कि उनमें कपलिंग कांस्टेंट क्या है और कौन से प्रोटॉन का सिग्नल कौन सा है। तो ये मालूमात करने के लिए हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, और उसके बहुत टेक्निक्स है, लेकिन 3 टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उनमें से एक है उसको रिकॉर्ड। अगर आप जो भी आपका सैंपल है, बहुत सारे सैंपल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जांपल हम उसको देखेंगे आगे। अगर ऐसा सैंपल है तो आप क्या करो, पहला स्टेप तो ये है कि यू टेक दैट सैंपल और उस सैंपल का स्पेक्ट्रोमीटर में जाओ। अब स्पेक्ट्रोमीटर बोले तो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर होता है, मशीन होती है जहाँ पे हमको एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलता है। तो मशीन की भी क्या क्वालिटी होती है या पावर होता है, हम उसको समझ सकते हैं। तो उसको नाम दिया गया है 60 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज, 80 मेगाहर्ट्ज, 120, 200, 300, 360, 400। इस तरह वो एडवांसमेंट होता जा रहा है। जिस तरह हम देखते हैं 3G मोबाइल, 4G मोबाइल, 5G मोबाइल, और उसका जिस तरह पावर बढ़ता है, सेम सेम वी हैव हियर ना। जिस तरह हम बोलते हैं कि 5G रेंज बहुत स्ट्रांग रहेगा, उसमें ऐसा वैसा बहुत से पॉइंट सेम हेयर, कि जैसे जैसे स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आपका स्पेक्ट्रम भी क्या होता है, फाइन एंड क्लियर दिखाई देता है। दूसरा मेथड तो ये है कि आप सेलेक्टिव डबल इरेडिएशन, एक टेक्निक है जो हमने एनओई में पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम उसको डिटेल में नहीं लेंगे, हमने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड भी किया है। और एक है कॉन्टेक्ट शिफ्ट रिएजन, लैंथेनाइड शिफ्ट रिएजन भी बोलते हैं। ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं लैंथेनाइड्स के, जिसको हम अगर वो सैंपल में डालते हैं, सैंपल ट्यूब में, तो वो भी आपको क्या करता है, हेल्प करता है कि आपका स्पेक्ट्रा सिंप्लीफाई हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि कौन सा सिग्नल किस प्रोटॉन का है और उसका कपलिंग कांस्टेंट कैसा है। तो देखिए पहला लेते हैं हम कि अगर हम हमारा सैंपल दो अलग अलग स्पेक्ट्रम पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है और दूसरा लो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है, तो हमको समझ में आता है कि कौन सा स्पेक्ट्रम इजी रहेगा और हमारे जो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम हमको दिखाई दे रहा था वो सिंपल हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम हायर फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं, तो उसमें केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि आप दो प्रोटॉन लीजिए ए बी टाइप के, उनका केमिकल डिफरेंस कम है। अगर आप उसको कम मेगाहर्ट्ज पे या लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोमीटर पे उसको अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस आएगा बिटवीन द टू सिग्नल्स, वो हर्ट्ज में, अगर पीपीएम में भी काउंट कर सकते हो, पार्ट्स पर मिलियन, एंड हर्ट्ज में भी काउंट कर सकते हैं।
दोनों, वी हैव टू ऑप्शंस। तो हर्ट्ज में क्या है, वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब डिस्टेंस बढ़ गया दो पीक्स के बीच में, तो जाहिर है क्या होगा, द स्पेक्ट्रम विल बी सिंप्लीफाई, राइट। तो क्या है, इसमें हम एग्जांपल लेके समझेंगे कि समझिए एक स्पेक्ट्रम है और उसमें दो सिग्नल्स हैं, ए और बी प्रोटॉन्स के, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, सपोज 1 ppm है। ऐसा कंसिडर कीजिए कि वो 1 ppm सिग्नल है, 1 पार्ट्स पर मिलियन, यानी एक अगर एक 2 पर है, दूसरा 3 पर है, या अगर एक 2 पर है तो दूसरा एक पर है, इस तरह से समझ सकते हैं। और समझिए कपलिंग कांस्टेंट, यानी वो डबलेट और डबलेट दे रहे हैं, व्हेन दे आर नेबरिंग तो कपल होगा, एंड ए वन एन प्लस वन रूल से डबलेट मिलेगा, और डबलेट में डिस्टेंस कितना है, 10 हर्ट्ज है। अब देखो, अब लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये हमने ऑलरेडी देखा है कि सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं, कि जब ये जो दो पीक का डिफरेंस है, ये जो दो पीक का डिफरेंस है डेल्टा, ये डेल्टा डिफरेंस डिवाइड बाय जे, ये जो कि यहाँ 10 है, इसमें अगर ये यहाँ पे 10 लिया हमने, अगर ये दोनों का जो कैलकुलेशन करने के बाद में अगर वो वैल्यू 10 से कम आती है, तो सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा होता है। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और अगर वो 10 से ज़्यादा आती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर में सिंपल स्पेक्ट्रा, बेस्ट स्पेक्ट्रा होता है। अब लॉजिकली देखिए आप, अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा और जे वैल्यू फिक्स रहेंगी, इसलिए इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट, जे वैल्यू फिक्स रहेंगी 10 हर्ट्ज, चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी लो, वो 10 हर्ट्ज रहेगा। अगर हमने डेल्टा अलग अलग स्पेक्ट्रोमीटर लिए, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उनका डिफरेंस भी बढ़ेगा दो सिग्नल्स का। देखिए अगर 60 मेगाहर्ट्ज लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका पावर कितना है, 60 मेगाहर्ट्ज है, यानी कि वो दो प्रोटॉन्स का डिफरेंस ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। वो कितना 1 ppm है सपोज, तो उसको जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो उनमें डिफरेंस जितना भी आएगा वो इतना रहेगा, 60 हर्ट्ज रहेगा। उसको डिवाइड करोगे आप, यानी दो सिग्नल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 60 हर्ट्ज। इसका मीनिंग ये है, जब उसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर 6 आएगा, सिंपल। तो यहाँ पर हमने क्या एक लर्न किया है कि आप जो भी मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लोगे, जो भी मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लोगे, तो अगर आपने 60 का लिया है, तो बताइए अगर एक सिग्नल यहाँ पे है और दूसरा सिग्नल ये यहाँ पे है, ये आपने 60 का लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक, एक इसको 1 ppm बोल रहे हैं, ओके 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन, यस ठीक है, ठीक है। लेकिन 60 मेगाहर्ट्ज में 1 पार्ट्स पर मिलियन कितना हो जाता है, ये हो जाता है 60 हो जाता है, याद रखिए ये होता है 60, याद रखो 60 हर्ट्ज में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर, ये यहाँ का सिग्नल 120 हर्ट्ज है, 120 हर्ट्ज है, तो आप बोलिए ये यहाँ से यहाँ तक 60 आएगा, इसका कितना रहेगा बोलिए फास्ट, यस अनम्यूट करके बोलिए। अगर ये सिग्नल 120 हर्ट्ज पे है, तो ये डिस्टेंस कितना है 60 है, तो ये कितना पर आएगा 100, यस एनीवन फ्रॉम यू, 180 वेरी गुड, 180 वेरी गुड, 180 पर आएगा, वो सिग्नल आएगा 180 पे, दैट्स ऑल, दैट्स करेक्ट, यू आर राइट। तो डिस्टेंस कितना हुआ डिफरेंस, ये डिफरेंस हुआ 60 डिवाइड बाय 10 दैट इज 6, 60 यस दैट्स ऑल, राइट। सो यू गॉट इट, यस राइट। नेक्स्ट लिखिए, ये सेकंड ऑर्डर हो गया। अगर आप 600 मेगाहर्ट्ज देते हो, यू सी हियर, अगर आप 600 मेगाहर्ट्ज देते हो, तो ये देखिए ऐसा स्पेक्ट्रम है, यानी कि अगर ये यहाँ पर 120 पे था, एक मुझे बताया, अब आपको बताना है, एक अगर 120 पर था, हर्ट्ज पे था, दूसरा सिग्नल कहाँ आएगा, सोच समझ के बोलना है। ये 60 में कहाँ था, वो 60 में 120 पे था, दूसरा 180 पे आपने बताया है, क्योंकि डिस्टेंस 60 का था, 60 मेगाहर्ट्ज में 60 का डिस्टेंस, इसमें कितना डिस्टेंस, तो दूसरा सिग्नल कहाँ आएगा बोलिए, ये 120 पे है तो दूसरा कहाँ आएगा, एनीवन, 240 यस नो, नो देखिए 240 240, यस एनीवन फ्रॉम अगेन, ये देखिए 60 में क्या था, 60 में 120 पे हमने कंसीडर किया इसको, 120 हर्ट्ज पे कंसीडर किया पहला सिग्नल, तो दूसरा कहाँ आएगा 60 मेगाहर्ट्ज में, तो 120 से आप 60 काउंट कीजिए, दूसरा यहाँ पे आएगा, वो सपोज ये ए है और ये बी है, तो ये 60 प्लस 120 180, 60 कहाँ से आया, ये 60 ये हर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट के नंबर से आया, ये डायरेक्ट उठा कर लिया आपने। अब बताइए कि वो आपने सम किया इसमें 120 में सम किया, अब अगर
हायर फ्रीक्वेंसी का आपने इंस्ट्रूमेंट लिया और एक सिग्नल 120 पे आ रहा है, तो दूसरा सिग्नल कहाँ आएगा? बोलिए। यस, वेर यू आर एक्सपेक्टिंग सेकंड सिग्नल? यस, एनीवन? यस, फरहद, आदिल, साइमा? So I didn't understand the question again. सी सॉरी, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? हाँ सर, क्वेश्चन ही समझा। देखिए, हमको क्या समझना है, इट्स वेरी सिंपल आइडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 60 मेगाहर्ट्ज? 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग ये है कि जब आप स्पेक्ट्रम लेते हो, तो ये अगर एक स्पेक्ट्रम का यहाँ एक ए बी का बी का सिग्नल इधर आया है और ए का सिग्नल यहाँ पे आया है, ठीक है, और ये दोनों का डिफरेंस सपोज 1 ppm है, 1 पार्ट्स पर मिलियन, ऐसा है। तो हमको क्या समझना, समझ लीजिए आप, 1 ppm यानी ये 7 से 8 अगर जा रहे हैं आप, या 5 से 6 अगर जा रहे हैं आप, ये 5 6 7, तो कोई भी 5 से 6 या 5 से 4 या 4 से 3 या 6, इसका डिस्टेंस कितने हर्ट्ज होगा? ये तो 1 ppm है, कितने हर्ट्ज होगा वो जो भी फ्रीक्वेंसी का 16 मेगाहर्ट्ज, 60 मेगाहर्ट्ज। 60 मेगाहर्ट्ज, ये डिस्टेंस हो गया 60 मेगाहर्ट्ज। वेरी गुड, ये क्लियर कट आइडिया है। अगर आप 600 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, तो 600 मेगाहर्ट्ज में ये पीक जो आ रहा है, ये यहाँ से 1 ppm कहाँ तक कितना होगा, कितना हर्ट्ज होगा? बोलो। 600 ही होगा ना? वेरी गुड, 600 होगा, 600 वो समझना है। समझा क्या आपको? समझे ना? यस, यू गॉट इट नाउ? यस। सो नाउ इट्स क्लियर बिफोर यू। अगर 600 मेगाहर्ट्ज का आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, अगर एक पीक यहाँ आ रहा है, समझो 120 पे आ रहा है, दूसरा पीक कितने हर्ट्ज पे आएगा? बोलो। 180। अरे दूसरा पीक 720 पे आएगा ना? 720? हाँ, समझे? यस सर, यस सर। डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अरे आप 180 का होंगे तो Yes, sir. 60 का हो गया, हम 600 की बात कर रहे हैं। Oh, डिस्टेंस, यस, यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन। अगर 300 मेगाहर्ट्ज पे है, सुनिए, अगर 300 मेगाहर्ट्ज पे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया हमने, और अब बताइए कि 120 पे अगर पहला पीक आ रहा है और सेकंड सिग्नल लेफ्ट साइड में है, तो अगर वो 300 पे है तो सेकंड सिग्नल कहाँ आएगा? 420, 420। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 420 पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 60 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, सुन लीजिए, अगर 60 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है और ए बी टाइप प्रोटॉन है, ए बी टाइप की बात होगी क्योंकि हमको उसी का देखना है पूरा कॉन्सेप्ट में। और आप बताइए कि अगर ए बी टाइप प्रोटॉन है, अगर 60 मेगाहर्ट्ज है और लेफ्ट साइड का पीक 120 पे आ रहा है, दो पीक आएंगे ना उसमें, लेफ्ट साइड का सिग्नल 120 पे आ रहा है, दूसरा सिग्नल राइट साइड में आएगा तो वो कहाँ पे आएगा? फास्ट, 60 पे। वेरी नाइस, 60 पे आएगा। वेरी गुड, समझ में आया ना आपको? यस, ये है कंसेप्ट। तो जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, सो देखिए 60 डिफरेंस आ गया, एंड देयरफॉर वी कैन से स्पेक्ट्रम सिंपलीफाइड। फाइन, ये फर्स्ट ऑर्डर का। अब एग्जांपल लेते हैं, एक दो इंस्ट्रूमेंट हमने लिए हैं, वी हैव टू इंस्ट्रूमेंट इन आवर रिसर्च लैब सपोज, और हमने क्या किया है, वहाँ पे एक ए बी टाइप का जो मॉलिक्यूल था उसको हमने रिकॉर्ड किया है। तो एक हमने 60 पे किया है रिकॉर्ड, दूसरा 500 पे किया है। अब देखिए ये जो ए बी है, दे आर नेबरिंग प्रोटॉन्स। तो अभी देखो, अब जब हमने इसको लो वैल्यू पे या लो स्ट्रेंथ, लेस स्ट्रेंथ पर इंस्ट्रूमेंट के 60 मेगाहर्ट्ज पे सिर्फ हमने रिकॉर्ड किया है, तो ये ए डबलेट था, जो किस तरह दिख रहा है, ये डबलेट इस तरह हो गया, मींस डिस्टोर्शन इन द इंटेंसिटी भी होता है, याद रखिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो देखो नेबरिंग प्रोटॉन थे, समझ लीजिए, बहुत नेबर है इसलिए ए बी है। उनमें ए बी क्यों कह रहे हैं हम उसको समझ लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाई ए बी ए एम ए एक्स, इनका केमिकल डिफरेंस बहुत कम है, केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू बहुत कम है, देखो बहुत कम है, दिख रहा है, ये डिस्टेंस है वेरी लेस।
जबकि जे वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऐसे सिस्टम को ए बी बोलते हैं 60 हर्ट्ज पे। लेकिन जैसे आप उसको 500 पे लेकर जाओगे तो आप बताओ दोनों सिग्नल में डिफरेंस कितना आएगा? 500 का आ जाएगा, राइट? यस और नो? यस। तो जब 500 हर्ट्ज का आ गया, ये देखिए, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। नाउ ये सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम था, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम। अगर आपको क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क के लिए, तो आप क्लियर कट ये भी डायग्राम बना के डालने का कि फर्स्ट सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सिग्नल्स में जो डेल्टा के केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस होता है वो लेस होता है, जे वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एंड फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, स्पेक्ट्रम में सिग्नल्स दूर दूर रहते हैं और नीट इमेजेस आती है, उनका इंटेंसिटी का जो रेशियो वो भी क्या होता है, वेरी नॉर्मल होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट अस टेक एग्जांपल। ये देखो, ये हम ले रहे हैं 4 क्लोरो ब्यूटेनिक एसिड, एग्जांपल है आपके सामने। 4 क्लोरो ब्यूटेनिक एसिड इज एग्जांपल। सी नाउ, अगर आप 60 मेगाहर्ट्ज पे रिकॉर्ड करोगे तो ये तीन सेट जो है, तीन सेट की बात करिए, बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू, ये बॉक्स जो अपीयर हो रहा है। सो 1 मिनट, हम इसको दोबारा चेक करते हैं। 1 मिनट, ओके। Yes, 1 minute, give me 1 minute. Now see, again I will launch this one. Yes, now see, I think it will work properly. See, हाँ, so this is there before you go. Sorry, again it's up again. तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 क्लोरोपेनिक एसिड, तो अगर 60 मेगाहर्ट्ज में ये तीन प्रोटॉन को आपको क्या करना है, 1 2 3 प्रोटॉन्स को, आवर एम इज टू टॉक अबाउट देम। ये सीओएच का प्रोटॉन हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो 12 के बाहर जाता है, दैट इजीली कैन बी डिटेक्टेड। ये तीन प्रोटॉन्स जो कि लोअर रीजन में आएंगे, अपफील्ड रीजन में आएंगे, शील्डेड रीजन में आएंगे, इसका अगर स्पेक्ट्रम 60 हर्ट्ज पे करोगे आप, तो देखो किस तरह दिखाई देता है, एकदम कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, बंच ऑफ सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, बंच ऑफ सिग्नल्स। अगर आप 200 पे जाते हो थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, देखिए, एंड आप देखोगे कि इनमें सेपरेशन हुआ, गैप बढ़ गया है बिटवीन दिस सिग्नल्स, गैप इंक्रीजेस। Again, if you go for a higher frequency spectrometer, say 500, and you will get it that very good, very fine splitting will be observed with clear cut J values will be observed for you. Got it? Yes. So now at 500, अब आप इसको लेबल भी कर सकते हो कि which signal splitting and responsible of what, which proton. So देखिए, ये CH2Cl का लेफ्ट साइड में है स्पेक्ट्रम में, this is for the right side CH2 and this is for the center CH2. So this is the way by which we can easily uh, transfer or convert the second order spectrum into first order spectrum by using the what, spectrometer with a difference with different types of frequency. So ये समझा तुम लोगों को ये पॉइंट, कि जिस तरह हम अलग अलग तीन इंस्ट्रूमेंट लिए हमने, ये 60 लिया हमने, देन 200 लिया हमने, और ये 500 लिया। तो समझा आपको कि किस तरह अलग अलग स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी लेकर के हम हमारे जो भी सैंपल है, ये तो सिंपल मॉलिक्यूल है, लेकिन सिंपल मॉलिक्यूल में भी क्या हुआ कि ये सब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसलिए इनके सिग्नल 2 और 3 के बीच में आ गए हैं, और एक bunch of signals मिल गए हैं, and it was not easy task for us of our chemists to assign the signals and to label the J values and all things. Okay, so समझ में आया तुम सब लोगों को कि हाँ ये किस तरह हुआ है? Yes, all of you got it? Okay, समझा ना सब लोगों को? Okay, right. Let's go for next molecule. अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को जाए, ये एग्जाम्पल है, देखिए ये अल्डिहाइड, एक्चुअली बेंजाल्डिहाइड है, डाइमेथॉक्सीबेंजाइड, हमने इसको लेबल कर दिया है। इसमें जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स है HABM, HAHMX को दे दिया है। देखो ये प्रोटॉन्स HAHMHX तीन प्रोटॉन्स है, अगर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं 100 मेगाहर्ट्ज पे, इफ यू रिकॉर्ड दीज 3 एरोमेटिक प्रोटॉन्स एट 100 मेगाहर्ट्ज, तो क्या होता है, ये इस तरह अपेयर होते हैं इन द स्पेक्ट्रम। तो सी इट इज अ सेकंड ऑर्डर, व्हाई, बिकॉज अभी आप देखोगे कि इसकी इंटेंसिटी क्लियर नहीं है, इंटेंसिटी रेशियो जो है ना, जो अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्रायंगल आना चाहिए, है ना, एंड क्लियर फाइन स्पेक्ट्रम आना चाहिए, वो हमको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि 100 मेगाहर्ट्ज पे। लेकिन जैसे आपने ये सेम सैंपल एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट पर लेकर गए, नेक्स्ट जनरेशन बोलेंगे जिसको हम, 200 300 मैं नहीं आ गया। तो देखिए अभी क्या हुआ, स्प्लिटिंग जो पैटर्न है, देखिए ये जो हाइट थी 1 बाय क्या थी, 1/2 थी, यहाँ पर क्या है 1 बाय ऑलमोस्ट
ये 1 है, ये 2/3 हुआ, ये देखिए, ये भी सिग्नल देखिए। तो बाय यूजिंग द हायर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोमीटर we can convert first order spectrum into second order spectrum into first order spectrum। या आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, उसको बोलते हैं कि ऐसा स्पेक्ट्रम जो कॉम्प्लेक्स हो। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ऐसा स्पेक्ट्रम जो कॉम्प्लेक्स हो, उस स्पेक्ट्रम को हम सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऐसा बोलते हैं, राइट? सर वो कॉम्प्लेक्स कौन टाइप का होना चाहिए, किस टाइप का? सर वो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो किस टाइप का होना चाहिए? Complex spectrum means, see, I will repeat, the complex spectrum is also called as second order spectrum। what is second order spectrum? The complex spectrum। समझे आपको? वाइस वर्सा, see, two names are there, either you call a second order spectrum or you call a complex spectrum। किसे कहते हैं second order spectrum? yes, what do you say? आदिल बोलो बोलो। ऐसे स्पेक्ट्रम, यस, जिसमें क्या हो, वी कैन नॉट इजीली डिटेक्ट द केमिकल शिफ्ट एंड कपलिंग कांस्टेंट। ये आप देते। यस, यू शुड हैव दिस important points in your mind। what is the first order spectrum? yes, Aishwarya and companies, what is the meaning of first order spectrum? बोलो। Simple spectrum। ऐसा स्पेक्ट्रम, यस। सर सेकंड ऑर्डर के अपोजिट होगा। हाँ तो बोलो ना, फर्स्ट ऑर्डर को कैसा डिफाइन करोगे आप? इन दोनों में फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है? ये 100 वाला है कि सेकंड 200 वाला? फर्स्ट 200। 200। yes, it is a first order and this is the second order spectrum। ठीक है, ये है फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम एंड दिस द सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। एंड सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसमें जो डिस्टेंस बिटवीन द टू सिग्नल्स क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में? क्या होता है बोलिए? इज वेरी मच है। अगर आप इसको ऐसा बनाते हो कि ये जो डिस्टेंस है, इट इज वेरी वेरी हाई, वेरी देन जे वैल्यूज, राइट? ये है किसकी बात? फर्स्ट की सेकंड की? बोलिए, ये किसकी बात है? फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। यस, और अगर जे की वैल्यू बहुत ज्यादा है compared to this the distance between the two chemical shift, so what do you say for this? Second order. Yes, nice, okay, so this is what about the first order spectrum and second order spectrum। now see, let us have one more example to make our concept very much clear। menthol, आप इसको समझ लीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा, आप कभी भी देख सकते हो। डोंट मेक नोट्स, बाद में देखकर आप नोट्स बना सकते हो। ये देखिए, ये मेंथॉल एक कंपाउंड है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? यानी कि सबके सब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? और कोई भी sp2 कार्बन नहीं है कि जो अलग सिग्नल देगा बियॉन्ड को। इसमें कोई भी सिग्नल नहीं है जो 4 के बाहर जाएगा, ये समझना है हमको। हमने बेसिक केमिस्ट्री में बेसिक में बहुत कमांड लिया है, ऐसा समझ के चलना पड़ेगा कि वी हैव अ वेरी गुड कमांड इन अ बेसिक केमिस्ट्री यानी बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमको पता है केमिकल शिफ्ट क्या है, उसके कितने रीजंस है, डाउन फील्ड, हाई अप फील्ड, शील्डेड, डी शील्डेड, 6 और 8 के बीच में कौन सी वैल्यूज आती है, एसिड की कहाँ आती है, फिनॉल की कहाँ जाती है। वी हैव दिस आइडिया। स्प्रेडिंग पैटर्न क्या होता है, वी हैव दिस बेसिक आइडियाज। इसके बेसिस पर हम आगे का पढ़ रहे हैं। तो ये मेंथॉल है। मेंथॉल देखिए कितना, ये मॉलिक्यूल जो है इट्स वेरी 100% एलिफेटिक है। सिर्फ ये OH अटैच प्रोटॉन ही जाएगा 4 के अराउंड में, बाकी सब उसके नीचे आएंगे, राइट? यस। तो अगर इसको अगर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे देखते हो, 80, 200, 360, 600, 4 इंस्ट्रूमेंट पे आपने इसका स्पेक्ट्रम निकाला, आप देखोगे कितना फर्क है उसमें। यू विल फाइंड दैट उसमें कितना डिफरेंस आता है, आप देखोगे। मुझे बताइए आप, इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा कौन से इंस्ट्रूमेंट पे आएगा? यस, एनीवन? द मोस्ट कॉम्प्लेक्स 80 पे। 80 पे, वेरी गुड। तो देखिए ये 80 पे आ गया। पूरा मॉलिक्यूल जो है ये 80 पे, कितना कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। इट इज नॉट इजी फॉर अस टू
separate this. We cannot do that. We cannot separate this. We cannot label the protons here, right? Yes. Now अभी क्या किया हमने, 200 पे गया. If you go for 200, तो देखिए थोड़ा स्पीड हुआ, ये डिस्टेंस बढ़ा, यहाँ का देखिए डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस बढ़ गया. Again you go for 360. Now it's going to transforming from second order spectrum to first order spectrum, and the last one you see here. Now at this stage, अगर आपको 600 के ऊपर भी गए आप, if you go beyond 600, अभी बहुत इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, 700 है, 900 तक आ गया, तो आपको और बड़ा स्पेक्ट्रम मिलेगा, फाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, और वहाँ पे आप you can easily detect the chemical shift. Okay, yes, and coupling constant. So this is what about the idea of using the different instrument frequency and finding the clear chemical shift and J values. Okay, ये 60 पे लिया है हमने, 200 पे लिया है, ये 360 पे, और ये 600 मेगाहर्ट्ज पे. ठीक है, तो by using the different types of frequency and spectrometer, we can simplify, or we can convert the second order spectrum to first order spectrum. आपको ये clear cut idea आना चाहिए, what is second order spectrum, what is first order, how to do that, how to convert that, right? Yes. So now ये हुआ पहला है हमारा concept जो हमने देखा है कि how we convert the second order, simplify the spectrum. Fine. Now see, let us go for the next topic is what, double selective radiation, selective double radiation or decoupling experiment. इसको और क्या बोलते हैं? Yes, fast, what is the name? स्पेसिफिक नेम क्या है ये टेक्निक का? NOE. NOE या NOE, राइट, NOE. तो वही हम इसी को सिंप्लीफाई करते देख लीजिए. रेडिएशन ऑफ स्पिन, हम एक नेबरिंग प्रोटॉन लेते हैं और उसको हम रेडिएट करते हैं डबल, दूसरा सेकंड रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी सोर्स लेकर, तो उसका सैचुरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उनमें इम्बैलेंस होता है, ऊपर जो प्रोटॉन गए वो नीचे नहीं आता है. अब नीचे का एक प्रोटॉन जो बचा, इसी को पूरा सेंस, पूरा पावर मिलता है, दैट इज गोइंग टू बीटा पोजीशन टू अल्फा बीटा स्पिन स्टेट्स, उसका ट्रांजिशन होता है और उसका सिग्नल क्या होता है, इनहांस हो जाता है, राइट. और जो प्रोटॉन को हमने रेडिएट किया है उससे रिलेटेड जितने भी प्रोटॉन्स की कपलिंग है वो भी क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, चली जाती है, और स्पेक्ट्रम सिंप्लीफाई हो जाता है. ठीक है, राइट, क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट भी क्या हो गया, कपलिंग वैल्यूज कम हो गई, पार्टनर्स चले गए. देखिए अगर ए बी सी समझिए, ये कनेक्टेड प्रोटॉन्स है, यानी ए को ए की नेबर है बी, और बी को सी है, और ए बी है, और सी को कितने नेबर्स है? फास्ट, यस, सी को कितने नेबर्स है? सी को एक ही नेबर है, वो दो भी हो सकते हैं अगर वो अल्कीन रहा तो, लेकिन अगर आपने एक को क्या किया, रेडिएट किया, अगर सपोज ये सब से कपल होंगे और आपको सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम मिला, याद रखिए, आप याद रखिए, जब भी ए बी टाइप प्रोटॉन आ गया वो सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम है, अगर वो लो पर है, या सेकंड ऑर्डर बोल दीजिए उसको. ठीक है, आपने बी को सी को रेडिएट कर दिया, तो अभी कितने प्रोटॉन्स में कपलिंग होगी बोलिए? फास्ट, ओनली ए एंड बी, राइट, बराबर है. ये हमको इसका मैकेनिज्म समझ लिया हमने, राइट. यस, नाउ सी हियर, ये देखिए आपको एबीसी प्रोटॉन है. अब बताइए आप किसको रेडिएट कर रहे हैं? हम सी को कर रहे हैं आप. तो अगर आप रेडिएट नहीं करोगे तो ए बी सी क्या है, तीनों भी sp2 कार्बन के प्रोटॉन्स है, उनका कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम मिलने के चांसेस है सेकंड ऑर्डर, और मिलेगा कॉम्प्लेक्स ही मिलता है उसका, क्योंकि वो they are neighbor to each other and they are very similar but they are different, similar in chemical shift, environment same है लेकिन अटैचमेंट डिफरेंट, इसलिए वो उनका they are different प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ABC टाइप दिया है. अगर आप स्पेक्ट्रम देखते हो किस तरह है, you cannot assign the chemical shift and neither we cannot correct their J values. अगर आप करते हो क्या, C को रेडिएट कर देते हो, अभी AB स्पिन सिस्टम बचा, ए बी ही होगा, और देखो सी जो इधर अपीयर हो रहा था, ये यहाँ पे सी जो अपीयर, हमने उसको क्या किया, वी हैव रिमूव्ड इट. अभी ए बी करेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ याद रखिए एक बात क्या है, ये एक ही फ्रीक्वेंसी यूज किया हमने, इसलिए ये डबलेट तो मिल रहा है, लेकिन जे वैल्यू डेल्टा केमिकल डिफरेंस क्या है, बेबी बहुत कम है, इसलिए इनका पैटर्न क्या है, थोड़ा देखो डिस्टोर्टेड है ना. डबलेट का ऐसा रहता है कि डबलेट ऐसा नहीं रहता है, डबलेट पैटर्न डिस्टोर्टेड मींस लो
इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी पे हुआ है ये काम, इसलिए हम इसको अगर रेडियो से कर रहे हैं, सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सिग्नल्स में क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो मोर डिफरेंस। फाइन, यू गॉट इट? यस। देखिए ये एक कंपाउंड है, अगर इसको आपने वो सिग्नल को इरेडिएट किया, ये सिग्नल को देखिए इरेडिएट किया, तो क्या होगा, ये इस तरह सिंप्लीफाई हो गया देखिए, और आपको फाइन स्पेक्ट्रम मिला। ये यहाँ का पीक भी डिसअपीयर हुआ जहाँ पर आपने इरेडिएट किया, राइट? So like this, we can explore our ideas to get the different spectrum, to understand, to convert, to transform the second order spectrum to first order spectrum. So two aims are there. First aim is to assign the chemical shift. Second aim is to get the coupling constant right. So this is what about the use of different techniques for simplification of